यूएस ईरान वॉर में कितनी मासूम जिंदगियां तबाह हुई और कितने इंफ्रास्ट्रक्चर राख कर दिए गए, इसका अंदाजा लगा पाना भी मुश्किल है। हर दिन सैकड़ों निर्दोष लोग मारे जाते हैं जिनका वॉर से कुछ लेना देना नहीं है। लेकिन अमेरिका शायद ईरान पर कभी भी ऐसा मैसिव अटैक करता ही ना, अगर ईरान के पास सिर्फ ये एक चीज होती, और वो है न्यूक्लियर वेपन। और आप लोग जो पूछते हो कि क्या अमेरिका हम पर भी ऐसा अटैक कर सकता है, तो जवाब है नहीं। और इसका एक बहुत बड़ा कारण है न्यूक्लियर वेपन। आज की डेट में हम एक न्यूक्लियर पावर कंट्री हैं, लेकिन जैसे यूएसए ने ईरान को न्यूक्लियर पावर बनने से रोका है, बिल्कुल वैसे ही कभी हम पर भी पूरे वर्ल्ड का प्रेशर था ताकि हम कभी भी न्यूक्लियर पावर ना बन पाएं, जिसके लिए यूएसए और सीआईए ने हर एक मुमकिन कोशिश की। हमारे साइंटिस्ट तक को भी मार दिया गया, लेकिन फिर भी हम रुके नहीं। तो चलिए देखते हैं आज की इस वीडियो में इंडिया की न्यूक्लियर जर्नी को। Pakistan, China, the United States of America and several other countries sharply reacted to the Indian nuclear tests. लेकिन भारत ने इन सभी आलोचनाओं को किनारे करते हुए 13 मई को फिर से पोखरण में 2 और परमाणु परीक्षण किए। A widespread atomic power industry in the world will necessitate an international society in which the major states have agreed to maintain peace. तो तलवार की नोक पर या एटम बॉम्ब के डर से कोई हमारे देश को झुकाना चाहे, दबाना चाहे, ये देश हमारा दबने वाला नहीं। आज से ठीक 28 साल पहले राजस्थान के तपते रेत के नीचे इंडिया ने कुछ ऐसा किया जिसने पूरी दुनिया की नींदें उड़ा दी थी। 11 मई 1998 का वो दिन जब यूएसए के सबसे एडवांस स्पाई सैटेलाइट, जो धरती की किसी भी छोटी से छोटी चीज को आसानी से कैप्चर कर लेते थे, वो भारत के ऊपर से गुजर रहे थे। लेकिन उन्हें कानो कान खबर भी नहीं हुई कि नीचे एक इतिहास लिखा जा रहा है। 3:45 पर जब पोखरान की धरती कांपी, तो वो सिर्फ एक बड़ा धमाका नहीं था, बल्कि भारत की विश्व शक्ति बनने का ऐलान था। लेकिन इस धमाके के पीछे 50 साल की तड़प थी, जिसने हमारे साइंटिस्ट की जान ले ली। हमारे ऊपर पाबंदियां लगाई गई और हमें हमेशा दबाने की कोशिश की गई। तो आज हम इंडिया के जीरो से न्यूक्लियर पावर बनने तक की वो स्टोरी जानेंगे जो किसी भी हॉलीवुड थ्रिलर मूवी से कम नहीं है। Today, at 15:45 hours, India conducted 3 underground nuclear tests in the Pokhran range. Just last week, India conducted a series of nuclear explosive tests. So again, I ask India to halt its nuclear weapons program and join the 149 other nations that have already signed the comprehensive test. इसकी शुरुआत होती है 1940s के उस दौर से, जब भारत अपनी आज़ादी की लड़ाई लड़ रहा था। एक तरफ गांधी जी थे जो अहिंसा की बात करते थे, तो दूसरी तरफ एक ऐसा नौजवान साइंटिस्ट था जिसका मानना था कि भारत बिना न्यूक्लियर पावर के कभी भी सुरक्षित नहीं रह पाएगा। वो साइंटिस्ट थे डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा। ये कोई मामूली साइंटिस्ट नहीं थे। वो चाहते तो उस टाइम पर भी लंदन में रहकर बड़े बड़े अवार्ड जीत सकते थे और एक लग्जरी लाइफ जी सकते थे, लेकिन उन्होंने चुना अपना देश। 1948 में डॉक्टर भाभा ने पंडित जवाहरलाल नेहरू को मनाया कि हमें एक एटॉमिक एनर्जी कमीशन बनानी चाहिए जो डायरेक्ट प्राइम मिनिस्टर को ही रिपोर्ट करेगा। भाभा का विजन बिल्कुल क्लियर था। उन्होंने 3 स्टेज में एक प्लान तैयार किया। स्टेज 1 में यूरेनियम का यूज, स्टेज 2 में प्लूटोनियम का और स्टेज 3 में थोरियम का यूज। डॉक्टर भाभा का मास्टर स्ट्रोक था कि हमारे पास यूरेनियम तो कम है, लेकिन दुनिया का सबसे ज्यादा थोरियम हमारे ही पास है। अगर हम 3rd स्टेज तक पहुंच गए तो दुनिया से अगले 500 सालों तक हमें बिजली मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन इसके बाद से सिनेरियो एकदम से चेंज होना शुरू हो जाता है। 1962 में चाइना ने हम पर अटैक किया और हम वो जंग हार भी गए। तब जाकर नेहरू जी को एहसास हुआ कि हिंदी चीनी कहने से काम नहीं चलता, और इसके ठीक 2 साल बाद यानी 1964 में चाइना ने अपना पहला न्यूक्लियर टेस्ट सक्सेसफुली कंडक्ट किया। सोचिए, एक तरफ दुश्मन के पास दुनिया का सबसे घातक हथियार था और हमारे पास वही पुराने जमाने के हथियार। तब लाल बहादुर शास्त्री ने डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा को बुलाकर कहा कि अब वक्त आ चुका है, और भाभा ने भी रेडियो पर ऐलान किया
कि अगर उन्हें गवर्नमेंट की तरफ से ग्रीन सिग्नल मिलता है तो केवल अगले 18 महीनों के अंदर भारत को उसका पहला न्यूक्लियर बॉम्ब मिल जाएगा। लेकिन ये जर्नी बिल्कुल भी आसान नहीं होने वाली थी। असली प्रॉब्लम्स तो अब आना शुरू हुई थी। जनवरी 1966 डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा इंटरनेशनल मीटिंग के लिए जा रहे थे जेनेवा में एयर इंडिया की फ्लाइट 101 में, लेकिन प्लेन द प्रिंसेस ऑफ सवोई एल्प्स के पहाड़ों से टकरा गई और सारे के सारे लोग मारे गए। अगली सुबह खबर आई कि भाभा भी मारे गए। लेकिन क्या ये वाकई में एक एक्सीडेंट था? कई सालों बाद एक CIA ऑफिसर ने बड़े शब्दों में कहा कि भाभा की मौत एक एक्सीडेंट नहीं थी बल्कि एक हत्या थी। इसके कुछ ही दिन बाद ही लाल बहादुर शास्त्री की भी मौत हो गई। वेस्ट कभी नहीं चाहता था कि इंडिया जैसी कंट्री भी न्यूक्लियर पावर बने। भाभा के जाते ही इंडिया का न्यूक्लियर प्रोग्राम ठंडा पड़ गया। हमने अपना सबसे स्मार्ट ब्रेन खो दिया था, लेकिन भाभा की बनाई गई टीम अभी भी जिंदा थी। वक्त बीता और प्राइम मिनिस्टर बनी इंदिरा गांधी। 1971 की जंग में जब यूएसए ने अपनी न्यूक्लियर शिप USS एंटरप्राइज और 7 फ्लीट भारत को डराने के लिए बे ऑफ बंगाल में भेजा, तब इंदिरा गांधी को भी समझ में आ गया कि बिना न्यूक्लियर के हमारी इज्जत कोई नहीं करने वाला। इससे पहले ही न्यूक्लियर पावर कंट्रीज एक ट्रीटी साइन कर चुके थे जिसके मुताबिक वो ना ही किसी से न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी शेयर करेंगे और ना ही किसी को न्यूक्लियर पावर बनने देंगे। पूरी दुनिया में न्यूक केवल उन्हीं के पास रहेंगे। तब उन्होंने सीक्रेटली सभी साइंटिस्टों को बुलाया और कहा काम शुरू करो। 18 मई 1974 बुद्ध पूर्णिमा का दिन था। राजस्थान के पोखरान में पहला टेस्ट कंडक्ट करा गया। इसका कोड नेम था स्माइलिंग बुद्धा। जब टेस्ट हुआ तो इंदिरा गांधी को मैसेज भेजा गया, द बुद्धा हैज फाइनली स्माइल्ड। भारत न्यूक्लियर क्लब में शामिल होने वाला पहला ऐसा देश बना जो UN सिक्योरिटी काउंसिल का परमानेंट मेंबर नहीं था। पूरी दुनिया ने हम पर सैंक्शंस लगाए और हमें टेक्नोलॉजी देने से मना कर दिया गया, लेकिन तब भी हम झुके नहीं। 1974 के बाद भारत ने लगभग 2 दशकों तक कोई भी टेस्ट नहीं किया, लेकिन तैयारी चलती रही। 1990s के दौर में एक और चेहरा सामने आया, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का। उनका साथ दे रहे थे डॉक्टर R चिदम्बरम। लेकिन अब एक और बड़ी प्रॉब्लम आ चुकी थी। USA के सैटेलाइट अब पहले से कई गुना ज़्यादा पावरफुल हो चुके थे। वो हर 10 मिनट में पोखरान के ऊपर से गुजरते थे और ज़मीन पर रखी घड़ी से टाइम तक भी देख सकते थे। 1995 में नरसिम्हा राव की सरकार ने कोशिश की, लेकिन USA को पता चल गया और प्रेशर डालकर उन्होंने टेस्ट को रुकवा दिया। लेकिन 1998 में जब अटल बिहारी वाजपेयी प्राइम मिनिस्टर बने तो उन्होंने पहली ही मीटिंग में डिसाइड कर लिया था। यहाँ से शुरू होती है इंडिया की असली सीक्रेसी। सभी साइंटिस्टों ने तय किया कि कोई भी सिविल ड्रेस में नहीं जाएगा। डॉक्टर कलाम की पूरी टीम आर्मी यूनिफॉर्म में जाती थी और डॉक्टर कलाम का कोड नेम था मेजर जनरल पृथ्वीराज। सारा काम रात में किया गया। जब सैटेलाइट ऊपर से गुजरते तो काम रोक दिया जाता। मिट्टी का ढेर ऐसे लगाया गया जैसे लगे कि रूटीन मिलिट्री एक्सरसाइज है। हर एक ट्रॉली का हिसाब रखा गया, यहाँ तक कि उन्होंने मिट्टी के ऊपर बने पैरों के निशानों तक को भी मिटा दिया। 11 मई 1998 को जब अमेरिका के इंटेलिजेंस ऑफिसर वाशिंगटन में बैठकर कॉफी पी रहे थे, तब इंडिया के पोखरान में 3 बड़े धमाके हुए। इसके 2 दिन बाद 2 और टेस्ट किए गए जिसे नाम दिया गया ऑपरेशन शक्ति। अमेरिका के पास भले ही सैटेलाइट थे, लेकिन हमारे पास एडवांस दिमाग था। जिसके बाद अटल बिहारी वाजपेयी ने ऑफिशियली इंडिया को एक न्यूक्लियर पावर कंट्री घोषित किया। Today, at 15:45 hours, India conducted 3 underground nuclear tests in the Pokhran range. खैर, अभी तो कई ऐसी चीजें हैं जो इसमें कवर नहीं हो पाई, वरना ये वीडियो बहुत ही ज्यादा लंबी हो जाती। कई ऐसे साइंटिस्ट हैं जिनका नाम मैं नहीं ले पाया, लेकिन उन्होंने इसमें बहुत ज़्यादा योगदान दिया है। अगर आप उनका नाम जानते हो तो कमेंट में ज़रूर लिखना। इस टेस्ट के बाद पूरी दुनिया ने हम पर भारी रेस्ट्रिक्शंस लगाए, लेकिन इंडिया ने अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए नो फर्स्ट यूज़ पॉलिसी अपनाई। यानी तब तक हम किसी दूसरी कंट्री पर न्यूक्लियर अटैक नहीं करने वाले जब तक वो हमारे ऊपर ना कर दे। आज की डेट में कुछ ही ऐसी कंट्रीज़ हैं जो न्यूक्लियर पावर हैं और हम भी उनमें से एक हैं। अमेरिका ने हमेशा हमें दबाने की कोशिश की, लेकिन वो कभी दबा नहीं पाया। आपको जानकर खुशी होगी कि हमने किसी से न्यूक्लियर वेपन की टेक्नोलॉजी ली नहीं और ना ही चुराई है। हमने अपने दम पर न्यूक्लियर पावर बनाया है, सेम वैसे ही जैसे अमेरिका ने बनाया था। और आज हम भाभा की सेकेंड स्टेज न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी में कदम रख चुके हैं। खैर, आपका इसमें क्या मानना है कमेंट में ज़रूर बताना। मैं मिलूंगा आपसे किसी और दिन किसी और नई वीडियो टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।